नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम। जब किसी पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो ये जो डिवाइस है ऑप्शन में सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा डिवाइस पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा रिले पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। सिर्फ डिटेक्ट ही करता है, डिस्कनेक्ट नहीं करता है। जब किसी रिले डिटेक्ट करता है किसी फॉल्ट को, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन भेजता है सर्किट ब्रेकर के पास। सर्किट ब्रेकर क्या करता है ना, पावर सिस्टम का जिस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है उस सेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है और जो बाकी पावर सिस्टम का सेक्शन है उसको सेव रखता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, रिले ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये डिटेक्ट करता है फॉल्ट को। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लॉसेस आर कांस्टेंट इन ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा लॉसेस कांस्टेंट होता है। आयरन लॉस कांस्टेंट है या कॉपर लॉस कांस्टेंट है या दोनों लॉस कांस्टेंट है या कोई भी लॉस कांस्टेंट नहीं है, आयरन लॉस या कॉपर लॉस। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर की एक कोर है, तो ये उसका प्राइमरी वाइंडिंग है जो कॉपर का होता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी कॉपर का होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये कॉपर के होते हैं, तो इसीलिए इसमें जो लॉस होगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में वो उसको हम क्या कहते हैं ना, कॉपर लॉस कहते हैं। और ये हमारा वेरिएबल लॉस होता है, कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस होता है। लेकिन जो लॉस ट्रांसफार्मर की कोर में होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, कोर लॉस कहेंगे। इस कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कहेंगे, आयरन लॉस भी कहते हैं, आयरन लॉस भी कहते हैं। और ये जो आयरन लॉस होता है ये लॉस हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कौन सा लॉस कांस्टेंट लॉस है। तो ऑप्शन नंबर वो ए, आयरन लॉस इज द कांस्टेंट लॉस। और जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस है। ये जो आयरन लॉस है ये हमारा ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिस लॉसेस, ये दोनों लॉस को मिलाकर हमारा आयरन लॉस होता है। तो ये होता है कांस्टेंट लॉस। ऑप्शन नंबर ए, आयरन लॉस इज द करेक्ट आंसर। ये कांस्टेंट लॉस है ट्रांसफार्मर में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर फॉर ए कंज्यूमर इज जनरल। देखो एक कंज्यूमर के लिए कौन सा पावर फैक्टर मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, 0.95 लैगिंग, 0.6 लैगिंग या 1 यूनिटी या 0.75 लैगिंग। देखो जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है 0। ये 1 कब होता है ना, जब किसी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है, लेकिन कोई भी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता है क्योंकि सर्किट में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होता है जिससे ये प्योरली रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसलिए पावर फैक्टर 1 नहीं हो सकता है। तो 1 ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। उसके बाद लेकिन अगर 1 होता है तो ये बेस्ट होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो 0. उसके पास में अगल बगल कौन होगा, ये 0.95, तो ये होगा उसका आंसर। 0.95 लैगिंग इज द करेक्ट आंसर। ये होता है मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर फॉर ए कंज्यूमर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कम्यूटेटर इज यूज फॉर। हम एक कम्यूटेटर को क्यों यूज करते हैं, एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए या डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए या कंट्रोल द स्पीड, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस द स्पार्किंग, स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। देखो जो कम्यूटेटर होता है इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, डीसी मशीन में हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और कौन करता है एसी से डीसी को कन्वर्ट ना, हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो भी एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर आर। एक ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा फंक्शन होता है, वोल्टेज की इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू कम करता है, चेंज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, या इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है वोल्टेज को। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत इंक्रीज भी और डिक्रीज भी करता है वोल्टेज को ट्रांसफार्मर में। तो देखो लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर में कौन सा किसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, फ्रीक्वेंसी और पावर का वैल्यू, पावर और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ट्रांसफार्मर में कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का वैल्यू, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का वैल्यू कम होता है, डिक्रीज होता है, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है वोल्टेज का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायोड्स यूज इन ए ब्रिज मेथड इज। देखो जो ब्रिज मेथड मीन्स ब्रिज रेक्टिफायर में हम कितना डायोड का यूज करते हैं, इसका आंसर होगा 4। ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है ना, ये एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। तो जो रेक्टिफायर जो होता है वो उसका काम ही होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर कितना प्रकार होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज किया जाता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है, और जो ब्रिज रेक्टिफायर मेथड होता है वहाँ पर 4 डायोड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द एंगल बिटवीन थंब, मिडिल फिंगर और 4 फिंगर मस्ट भी कितना होगा। देखो जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है उसके मुताबिक थंब, मिडिल फिंगर और 4 फिंगर के बीच में म्यूचुअली 90 डिग्री मीन्स तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। और ये प्रिंसिपल हमारा डीसी मोटर में काम करता है। डीसी मोटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है, और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके मुताबिक डीसी जनरेटर हमारा जो डीसी वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है डीसी जनरेटर, और जो डीसी मोटर होता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीनों थंब, मिडिल फिंगर और 4 फिंगर आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन बाय। देखो इंडिया में जब हम किसी पावर को इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में करते हैं, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम में करते हैं, या सिंगल फेज सिस्टम में करते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पर न्यूट्रल वायर नहीं होता है। मान लो 3 वायर है तो ये तीनों के तीनों क्या है, फेज है, तो इसको क्या कहेंगे ना 3 वायर 3 फेज 3 वायर। तो क्योंकि वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लोड का यूज नहीं होता है तो इसमें न्यूट्रल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर का यूज किया जाता है, लेकिन 3 फेज 4 वायर कहाँ पर यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर मीन्स क्या होता है, 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जब हमें सिंगल फेज यूज करना होता है तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं जब हमें। तो इसका आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसमिशन लाइन में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटेंस से, या इंडक्टेंस का वैल्यू कम है कैपेसिटेंस से, या दोनों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू बराबर है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following single phase motor is available with the speed as low as 1 revolution per month। इस क्वेश्चन का मतलब है कौन सा सिंगल फेज मोटर सबसे स्लो घूमता है, स्लो रिवोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर होगा शेडेड पोल मोटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।